नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारद्वाज और फिर से आपके सामने हूं एक नई वीडियो के साथ जिसका नाम है जुडिक्शन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अभी तक की मेरी सीपीसी सीरीज में आपने जजमेंट पढ़ा है, नोटिस पढ़ा है, ऑर्डर पढ़ा है, डिक्री पढ़ा है, रेस सब जुडिस पढ़ा है, रेस जुडिकाटा पढ़ा है। इसके बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक है जुडिक्शन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जुडिक्शन होता क्या है, सीपीसी सिविल केसेस में जुडिक्शन किसको कहते हैं, क्या व्हाट व्हाई दिस जुडिक्शन अंडर सिविल केसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं जुरिडिक्शन की। तो जुरिडिक्शन में होता क्या है? जुरिडिक्शन अगर बेसिक एक सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में समझूं तो जुरिडिक्शन इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी और एक्सटेंड टू विच अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी। सो बेसिकली जुरिडिक्शन इज एन एक्सटेंट और अथॉरिटी और पावर of which a court can exercise। सपोज एक कोर्ट की एक पर्टिकुलर टेरिटरी तक या पर्टिकुलर मॉनेटरी वाइज सपोज एक जज 10,000 रुपीज तक के केसेस डील कर सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर टेरिटरी है जिसके अंदर अगर डिस्प्यूट आता है तो दैट पर्टिकुलर जज और दैट पर्टिकुलर सिविल जज कैन डील। सो दिस इज कॉल्ड जुडिशियल extent। So that judicial extent is called jurisdiction। ओके, तो सिंपल अगर मैं समझू जो मेरे पास पावर है उन पावर के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास को रिलीफ लेने के लिए आता है तो और जो पावर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो उस एक्सटेंट में आती है तो मेरे पास उस चीज का जुरिडिक्शन है। ठीक है, एक इसके अकॉर्डिंग हृदय नाथ रॉय वर्सेस रामचंद्रा का केस है। दिस इज अ केस विच डिफाइन द जुडिक्शन इन डिटेल। So you can read this by yourself because we will not hear this case in detail। So अभी आते हैं लैक ऑफ जुरिडिक्शन और इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन के पॉइंट पे। लैक ऑफ जुरिडिक्शन क्या कहता है? सपोज मेरे पास एक टेरिटरी तक का केसेस डील करने के राइट है या पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है, बट मैं किसी और टेरिटरी में जाके किसी और टेरिटरी के डिस्प्यूटेड मैटर मैं अपने कोर्ट में डील करता हूं तो उसको क्या बोलेंगे? लैक ऑफ जुरिडिक्शन। मेरे पास उस केस को, उस टेरिटरी के केस को डील करने के राइट, पावर और अथॉरिटी नहीं है, स्टिल आई एम डीलिंग विद दैट केस, सो इट विल बी कॉल्ड एज लैक ऑफ जुरिडिक्शन एंड माय डिसीजन शैल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। सेकंड चीज होती है रेगुलर एक्सरसाइज जुरिडिक्शन। सपोज मेरे पास राइट है 10,000 तक के केसेस डील करने का राइट, बट मैं क्या करता हूं, मैं 15,000 का केस डिस्कस डील करता हूं। ओके, बट 15,000 में क्या होता है, ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम बोनाफाइड रीजन मुझे ऐसा लगता है कि इस केस को डील करने का राइट मेरे पास है, दो आई हैव द राइट ओनली अप टू 10,000 रुपीज केसेस, बट 15,000 का केसेस में किसी मिस्टेक के थ्रू या किसी जजमेंट के अपडेशन या एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के थ्रू बट मैं करता हूं बोनाफाइडली, सो इट विल बी ट्रीटेड एज रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन। सो if in the irregular exercise of jurisdiction the case is decided, then that judgment shall be treated as valid, but in case of lack of jurisdiction the judgment shall not be treated as valid। अगर मैं टैप्स की बात करूं तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि मॉनेटरी टर्म्स में जुरिडिक्शन होता है, एक टेरिटरी के टर्म्स में जुरिडिक्शन होता है और एक होता है सब्जेक्ट मैटर के टर्म्स में जुरिडिक्शन। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? एक पर्टिकुलर सपोज रेंट कंट्रोल एक्ट वाले जो है केसेस जो है एक पर्टिकुलर जज को डिस्कस डील करने हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड हो गया। टेरिटरी रिलेटेड, किस टेरिटरी तक की मूल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स मैं लूंगा, या फिर किस टेरिटरी तक में जो सिविल ऑफेंस होता है तो मैं डील करूंगा। पेक्यूनरी होता है, पेक्यूनरी मॉनेटरी टर्म में सपोज 25,000 रुपीज तक के केसेस जो है इट विल गो टू दी सिविल जज जूनियर डिवीजन, or from 25,000 to 1 lakh will go to civil judge senior division, or from 1 lakh to 1 crore will go to district judge, or from 1 crore to 10 crore will go to high court, or 10 more than 10 crore rupees cases will go to supreme court। So this kind of pecuniary jurisdiction can be defined। So in such a way there are three kinds of jurisdiction बच्चों: pecuniary jurisdiction, territorial jurisdiction and subject matter related jurisdiction। okay, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 9 की। तो सेक्शन 9 बेसिकली डील्स विद द जुरिडिक्शन अंडर सीपीसी। तो सेक्शन 9 इज द मेन प्रोविजन ऑफ जुरिडिक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इसको धीरे धीरे पढ़ता हूं आपके लिए, कोट करता हूं, तो इसकी हेडिंग क्या कहती है? कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड।
तो जो राइट है, जो पावर अथॉरिटी है कोर्ट्स के पास, वो सारे सिविल केसेस को डील करने के लिए की है, अनलेस बार्ड। तो इसकी मैं एक बेयर लैंग्वेज आपको फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ के दिखाता हूँ। द कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, सिविल नेचर, इस वर्ड को नोट डाउन कर लेना, सिविल नेचर। तो जो भी केसेस आपके सिविल नेचर के होंगे, उन केसेस को डील करेगा सिविल कोर्ट, एक्सेप्ट दोज केसेस विच हैज बीन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। मतलब जिन केसेस को साफ तौर से मना कर दिया गया या फिर किसी प्रोविजन के थ्रू या किसी इम्प्लाइड अथॉरिटी के थ्रू मना कर दिया गया, उनको छोड़ के सारे केसेस जो सिविल नेचर के उन्हें सिविल कोर्ट डिस्कस करेगा। अब एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ते हैं यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है आपको दोस्तों, अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of question as to the religious rights or ceremonies। तो जो आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट्स है, ऑफिस रिलेटेड राइट्स होंगे, वो आपके सिविल नेचर में डील किए जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस अगर उनका कोई प्योरली रिलीजियस और एनी सेरेमोनियल रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है उनमें, उस केस में हम उनको सिविल नेचर में डील नहीं करेंगे। अगर वो प्योरली रिलीजियस या सेरेमोनियल राइट से रिलेटेड है तो, अगर प्योरली नहीं है, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी और ऑफिस है, जिस नो एलिमेंट ऑफ प्योर रिलीजन, ठीक है, तो उस केस में वो सिविल नेचर का नहीं होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी प्योर नहीं है, रिलीजियस क्वेश्चन है, कास्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़े से सिविल राइट्स आ रहे हैं, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ सिविल नेचर केस। तो ऐसे ही हम आप देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन सेकंड। So for the purpose of this section, it is immaterial whether or not any fees are attached to the office referred to in explanation 1 or whether or not such office is attached to a particular place। ठीक है बच्चों, तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अगर उस ऑफिस, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फी अटैच नहीं है, फी मीन जो हम फीस देते हैं, एक शुल्क देते हैं, एक छोटा सा मूल्य देते हैं, अगर उससे उस रिलीजियस प्रॉपर्टी से, सॉरी उस प्रॉपर्टी से, उस ऑफिस से वो फीस अटैच है या नहीं है, इट डजंट मैटर। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इट इज इमैटेरियल वेदर और नॉट एनी फीस आर अटैच्ड टू द ऑफिस रेफर्ड टू इन एक्सप्लेनेशन 1 और वेदर और नॉट सच ऑफिस इज अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर प्लेस। अगर कुछ पर्टिकुलर प्लेस की बात होती है तो प्लेस एंड जो आपका जो क्वेश्चन है, प्लेस एंड फीस मैटर नहीं करेगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन राइट टू प्रॉपर्टी और ऑफिस का है तो सिविल नेचर का होगा, बट अगर प्योरली रिलीजियस या सेरेमोनियल क्वेश्चन आ जाता है तो सिविल नेचर का नहीं होगा। तो सिविल नेचर का नहीं होगा तो सिविल सूट भी उसको डील नहीं करेगा। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन जो अगर मैंने आपको पिछले प्रोविजन जो मैंने अभी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, इफ आई सी द कंडीशंस, देन अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन द सूट मस्ट बी, फर्स्ट द सूट मस्ट बी ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, पहले तो सूट जो है आपका सिविल नेचर का होना चाहिए। सेकंड क्या है, तो कॉग्निजेंस ऑफ सच अ सूट शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। अगर सिविल नेचर का सूट है और बार नहीं है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली होता है साफ तौर से, इम्प्लाइडली होता है किसी और जरिए के थ्रू। ठीक है, तो अगर वो बार नहीं है और सिविल नेचर का है तो सेक्शन 9 डील करेगा और सिविल कोर्ट उस केस को डील करेगा। ठीक है, इसमें केस है आपका स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस मंजेती लक्ष्मी कांता राव AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट 2220। ठीक है, तो अगर धीरे से इस केस में जो हेल्ड है उसको पढ़ लिया जाए तो क्या कहता है, द जनरल रूल ऑफ लॉ इज दैट सिविल कोर्ट्स हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट दोज ऑफ व्हिच कॉग्निजेंस बाय देम इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली एक्सक्लूडेड as provided under section 9 of the CPC, but such exclusion is not readily inferred and the presumption to be drawn must be in favor of inclusion rather than exclusion of the jurisdiction of the civil courts to try civil suit। The test adopted in examining such question is, जो भी टेस्ट है वो ये है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो एक्सक्लूजन का जो रूल है, एक्सक्लूड जो करता है, अगर किसी केस में बोल दिया एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कि ये सिविल नेचर में नहीं आना चाहिए, तो हम जो उसको एक्सक्लूजन का जो रूल है उसको, उस रूल को हम एज एन एक्सेप्शन लेंगे।
हम ट्राई करेंगे कि सिविल सूट में उसको ये आ जाए, ठीक है, ट्राई हम करेंगे कि सिविल सूट में आ जाए, बट अगर एक्सक्लूजन को एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली साफ तौर से विदाउट एनी एक्सेप्शन अगर दिया गया है तो वो सिविल नेचर से बाहर हो जाएगा। बट दिस रूल, ये बाहर होने का रूल जो एक्सक्लूजन रूल है, इट विल बी ट्रीटेड इन रेयर केसेस और बी ट्रीटेड एज एक्सेप्शन। नॉर्मली क्या होगा, हम ट्राई करेंगे अगर ऐसा कोई प्रोविजन है एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बाहर बिल्कुल नहीं है तो हम सिविल नेचर में उस केस को कर लेंगे, बिकॉज रेमेडी मिलना बहुत जरूरी है। अगर डिस्प्यूट है और सिविल नेचर में है तो उसको केस होना चाहिए और रेमेडी मिलनी चाहिए। इसमें अगर मैं जो लास्ट लाइन देखोगे आप, द टेस्ट अडॉप्टेड इन एग्जामिनिंग सच क्वेश्चन इज क्या है, whether the legislative intent to exclude arises explicitly or by necessary implication। अगर हम देखेंगे जो legislative intent है, जो लॉ बनाया गया है उसकी जो इंटेंशन है वो क्या है, उसमें जो एक्सक्लूजन का जो प्रिंसिपल है वो arises होता है explicitly और by necessary implication, यानी साफ तौर से क्लियरली अगर दिया गया है तो एक्सक्लूड होना चाहिए, या फिर एक नेसेसरी इंप्लीकेशन डिराइव कर रहे हैं हम कि ऐसा होना चाहिए, एक्सक्लूड होना ही चाहिए, जो इम्प्लाइड कंडीशंस जो बनती हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सक्लूड होना चाहिए। सेकंड टेस्ट जो हम करेंगे वो देखेंगे वेदर द स्टैट्यूट इन क्वेश्चन प्रोवाइड्स फॉर एडिक्वेट एंड सेटिस्फैक्टरी ऑल्टरनेटिव रेमेडी टू अ पार्टी एग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड अंडर इट। तो अगर इसमें देखना है कि कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी है भी है नहीं है, अगर मैं उस केस को सिविल नेचर में नहीं लेता हूँ, सिविल केस में नहीं लेता हूँ, तो उसके पास कोई और रेमेडी है भी है नहीं है। अगर मैंने सिविल केस में नहीं लिया और कोई और भी रेमेडी नहीं है तो ना तो सिविल केस करा और ना ही वो कोई और रेमेडी एक्सरसाइज करवा पाएगा। तो उसका भी मुझे एक्सक्लूड करने से पहले उस चीज का भी मुझे बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दो टेस्ट बड़े ध्यान से देखना एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए। केस का नाम है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस मंजेती लक्ष्मी कांता राव। एक और केस है आपका गंगाबाई वर्सेस विजय कुमार, ये 1974 पुराना केस है, सुप्रीम कोर्ट का 1126। तो देयर इज एन इनहेरेंट राइट इन एवरी पर्सन टू ब्रिंग अ सूट ऑफ सिविल नेचर, ठीक है। तो मेरा इनहेरेंट राइट है, कोई सिविल नेचर का केस होता है, कोई सिविल सूट होता है, तो मैं उस केस को एक्सरसाइज करूंगा, सूट में दाखिल करूंगा, सूट फाइल करूंगा। आगे क्या है, एंड अनलेस द सूट इज बार्ड बाय स्टैट्यूट वन मे एट वंस पेरिल ब्रिंग अ सूट ऑफ वन चॉइस। अगर वो बार नहीं किया है स्टैट्यूट में, स्टैट्यूट ने मना नहीं किया है, तो मैं अपने अपने प्रेशर पे, अपने पेन पे मैं उस केस को, सिविल केस को दायर करूंगा, फाइल करूंगा। आगे क्या कहता है, इट इज नो आंसर टू अ सूट howsoever frivolous the claim that the law confers no such right to sue a suit for its maintainability requires no authority of law and it is enough that no statute bar the suit। तो इसके लिए मुझे कोई किसी अथॉरिटी की जरूरत नहीं है सूट फाइल करने के लिए, मेरे पास राइट है, इनहेरेंट राइट है, मैं सूट फाइल कर सकता हूँ, ये मेरा इनहेरेंट राइट है। अनटिल एंड अनलेस किसी स्टैट्यूट ने अगर बार नहीं किया है, बस मुझे एक कंडीशन चाहिए कि किसी स्टैट्यूट ने इसको बार ना किया हो, सूट दाखिल करने के लिए मना ना किया हो। नहीं मना किया है तो मैं सूट दाखिल कर सकता हूँ, ये मेरा बेसिक नेचर है, बेसिक एक इनहेरेंट राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों देख लेते हैं, सिविल कोर्ट कैन डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ इट्स ऑन जुरिडिक्शन, ठीक है। अगर सिविल कोर्ट कंफ्यूज हो जाता है या लॉयर कंफ्यूज कर देते हैं या किसी वजह से वो नहीं सोच पाता है ये सिविल नेचर में आएगा या नहीं आएगा, उस केस में क्या होगा, सिविल कोर्ट अपने आप डिसाइड कर सकता है। सिविल कोर्ट इज कॉम्पिटेंट एनफ टू decide whether it must deal with this case or not। So इसमें क्या कहती हैं लाइंस, the civil court not only has an inherent power to do substantial justice but it also has a duty to decide the question of its own jurisdiction, ठीक है। तो अपना भी जुडिक्शन के बारे में वेदर मेरे पास है जुडिक्शन या नहीं है वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो बिफोर एंटरटेनिंग व्हेन एन ऑब्जेक्शन इज दैट रेस्पेक्ट इज रेज्ड, ठीक है। तो वहां पे कोई ऑब्जेक्शन रेज किया या नहीं किया है, इट डजंट मैटर, बट द सिविल कोर्ट हैज राइट टू डिसाइड वेदर इट हैज द राइट टू डील विद दिस केस और नॉट, ठीक है। अब बात करते हैं सूट ऑफ सिविल नेचर की। तो सूट ऑफ सिविल नेचर होता क्या है, इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, हाउ इट इज डिटरमाइंड। सो फर्स्ट पॉइंट है, इफ प्रिंसिपल क्वेश्चन इज ऑफ डिटरमाइनिंग सिविल राइट। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि वेदर द क्वेश्चन इज ऑफ डिटरमाइनिंग सिविल राइट और नॉट। आपका सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट मैटर नॉट द स्टेटस ऑफ द पार्टी। तो व्हेनेवर वी विल डिसाइड वेदर दिस केस इज अ सिविल केस, तो इट विल बी डिसाइडेड ऑन द subject matter, not the status of the parties. This is very important. And third point is political, social and religious questions are not covered by that expression, ठीक है। तो जो भी अगर प्योरली पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस क्वेश्चंस है तो उस केस में इट विल नॉट बी अ
सिविल नेचर, सो इट विल नॉट बी अ सिविल सूट। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका, इफ कास्ट एंड रिलीजियस क्वेश्चन आल्सो इन्वॉल्व सिविल नेचर क्वेश्चन, द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस, देन इट डज नॉट सीज टू बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, अगर कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट प्योरली कास्ट और रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, इन दैट केस अगर थोड़ा सा भी एलिमेंट उसका सिविल नेचर का आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, ये प्योरली कास्ट और प्योरली रिलीजियस नहीं होगा, तो सिविल नेचर का हो जाएगा, सिविल सूट अकॉर्डिंगली वी कैन फाइल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं सूट ऑफ सिविल नेचर के कौन कौन से केसेस होते हैं। ठीक है, दीज आर द केसेस, दीज आर द पॉइंट्स, it can be defined or it can be derived from the case laws, whatever the case laws has been decided till now, on that basis we can say that suit for damages हो गया, सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ हो गया, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गया, सूट फॉर कंजुगल राइट्स हो गया, एंड सूट रिलेटिंग टू राइट टू शेयर इन ऑफरिंग्स हो गए, सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, राइट टू वर्शिप, राइट टू वर्शिप इज नॉट अ रिलीजियस राइट, इट इज अ सिविल राइट। ओके, तो सूट रिलेटिंग टू टेकिंग आउट रिलीजियस प्रोसेशन, जो रिलीजियस प्रोसेशन जो होती हैं उनका राइट भी सिविल नेचर का होगा। सूट फॉर रेंट ऑब्वियसली बात है सिविल नेचर का होगा, एंड सूट फॉर अकाउंट्स आल्सो सिविल नेचर। ओके, अभी बात करते हैं सूट नॉट ऑफ सिविल नेचर, मतलब वो कौन से सूट्स हैं जो सिविल नेचर के नहीं होंगे, मतलब जो सिविल नेचर के नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है सूट भी नहीं होंगे। ठीक है, तो जो भी सूट है इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चंस, ठीक है, तो जिनमें प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चन है, जो प्योरली कास्ट क्वेश्चन है वो आपका सिविल नेचर में नहीं जाएंगे, यानी सिविल केस नहीं होगा उसमें। सूट्स इन्वॉल्विंग प्योरली रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज, जो मैंने पहले भी बताया, कास्ट और रिलीजियस अगर प्योरली क्वेश्चन आता है प्योरली रिलेटेड टू कास्ट और रिलीजन, इन दैट केस क्या होता है कि आपका सिविल नेचर नहीं होगा, तो सिविल नेचर नहीं होगा तो सिविल सूट भी नहीं होगा, वो दो सूट हो सकता है बट नॉट सिविल सूट। ठीक है, इट विल बी अंडर द डिफरेंट कैटेगरी। आगे आता है आपका सूट फॉर अपहोल्डिंग मेयर डिग्निटी और ऑनर। ठीक है, ये भी डिग्निटी और ऑनर की जब भी बात होगी वो सिविल नेचर का नहीं होगा। सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलेंटरी पेमेंट और ऑफरिंग, तो जो भी वॉलेंटरी पेमेंट और ऑफरिंग होती है, वॉलेंटरी यानी अपनी विश से, अपनी इच्छा से जो भी पेमेंट है ऑफरिंग होंगे वो भी सिविल नेचर की, यानी उन्हें मैं क्लेम नहीं कर सकता, उन पे अपनी जबरदस्ती नहीं कर सकता, इसलिए वो भी सिविल नेचर की नहीं होंगी। ठीक है, सूट अगेंस्ट एक्सपल्सन फ्रॉम कास्ट, अगर मुझे कास्ट से कोई बाहर निकाल देता है तो वो भी सिविल नेचर का नहीं होगा। ठीक है, मुझे कोई कास्ट, जो मेरा मानो कास्ट डिनर हो रहा है या कुछ हो रहा है, कम्युनिटी डिनर हो रहा है, तो उससे मुझे कोई बाहर निकाल देता है तो वो सिविल नेचर में नहीं आएगा। ओके, इसमें एक दूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस आ जाता है, एआईआर 1969, सुप्रीम कोर्ट 78। इसमें हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ने समराइज किया है, 7 स्टेप समराइज किए हैं, जो कि बेसिकली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स हैं, है ना। ऑन दैट बेसिस वी कैन डिफाइन वेदर द सिविल नेचर हैज बीन बार्ड और एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड और नॉट। ठीक है, तो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं। तो दूलाबाई, इस केस में आप दूलाबाई केस को याद रख लेना, इसके 7 प्रिंसिपल अगर पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो, आपको इजीली मिल जाएंगे। तो दूलाबाई 7 प्रिंसिपल क्या कहता है, जस्टिस चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह कहते हैं, 1969 सुप्रीम कोर्ट का केस है, सीधी सीधी बात कहता है, जो क्वेश्चन जो डिटरमाइन करेगा कि वेदर दिस इज हैज बीन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड और नॉट, उन 7 प्रिंसिपल्स के बारे में दूलाबाई बात करता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली सीरीज में नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगा, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ देते रहिए मेरा। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए इसको, और सीपीसी की मैं पूरी कंप्लीट सीरीज करूंगा और आपकी जो भी आगे डिमांड्स होगी वो मैं फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।